हेलो स्टूडेंट, के अगले वीडियो में आपने पढ़ा था जो मेंडल का विचलन पढ़ा था और विचलन के बाद के रक्त वर्ग का निर्धारण कैसे होता है ये पढ़ा था। ठीक, उसके बाद आपने पढ़ा था यमज जुड़वां बच्चे पढ़ा था कि जुड़वां बच्चे क्या होते हैं। जुड़वां बच्चों के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है लिंग निर्धारण की क्रिया विधि। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि कि मनुष्य में और अन्य जीवों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, मतलब कितने परसेंट बच्चे मादा होंगे, कितने परसेंट बच्चे नर होंगे, इसका निर्धारण होता कैसे है। ठीक, तो इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि मनुष्य या अन्य जीवों में लिंग का निर्धारण होता कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले तो लिंग निर्धारण की क्रिया विधि में हमको ये जानना जरूरी होता है कि मनुष्य में या जीवों में जैसे हाथी घोड़ा इनमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो आप मनुष्य में जानते हो कि मनुष्य में 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र होते हैं कि नहीं, मतलब नर में का हो या मादा में, जैसे नर हुआ और मादा दोनों हुई, इनमें 46 गुणसूत्र होते हैं कि नहीं होते। ठीक, मतलब क्या होता है कि इनके जो 46 गुणसूत्र होते हैं मतलब 23 जोड़े, 23 जोड़े में जो 22 जोड़े होते हैं मतलब 44 गुणसूत्र, इनको कहते हैं दैहिक या कायक गुणसूत्र। जो 22 जोड़े और 44 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़े होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं, तो जो 22 जोड़े और 44 गुणसूत्र होते हैं इन गुणसूत्र को हम कहते हैं दैहिक व कायक गुणसूत्र। मतलब ये जो 22 जोड़े या 44 गुणसूत्र होते हैं ये दोनों में समान होते हैं। जैसे मादा है तो XX होंगे, मतलब पूरे 44 गुणसूत्र XX होंगे, नर है तो XY होंगे, मतलब ये नर और मादा में समान होते हैं। लेकिन जो बचते हैं 2 गुणसूत्र, जो 2 गुणसूत्र होते हैं, मतलब अभी कितने हैं 44 तो समान हो गए नर और मादा में, बचे कितने 2 गुणसूत्र। ये 2 गुणसूत्र कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र। इन दोनों गुणसूत्रों से ही मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है। बाकी 44 समान होते हैं और दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं जो हमारे शरीर के निर्माण में हिस्सा लेते हैं। मतलब कायिक गुणसूत्र होते हैं, शरीर की काया बनाते हैं, मतलब आकार देते हैं। बाकी 2 गुणसूत्र होते हैं वो हमारे शरीर के लिंग निर्धारण में यूज होते हैं, या ये हमारे शरीर का लिंग निर्धारण करता है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, नर और मादा में अलग अलग होते हैं। जैसे नर के मानो तो XX और XY, मादा के भी मान लो XX XY, बाकी सभी समान होंगे, 44 समान होंगे, 45 में होगा XX, 46 में होगा XY, इसका भी 45 में XX, 46 में XY। मतलब जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो दोनों में नर और मादा में अलग अलग होते हैं, बाकी सभी 44 समान होते हैं। यही 2 गुणसूत्र हमारे लिंग को निर्धारित करते हैं कि नर होगा कि मादा होगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया कि 2 गुणसूत्र होते हैं वही लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, और ये दोनों लिंग गुणसूत्र असमान होते हैं। ठीक, विषम युग्मजी होते हैं, असमान होते हैं। अब देखो
जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, नेक्स्ट टॉपिक है गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ठीक, तो गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ये कई प्रकार से होता है। हम एक एक प्रकार ध्यान से समझेंगे। तो एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्रों द्वारा, पहली इसमें हेडिंग है एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। ठीक, आप जैसे मान के चलो हमने आपको पीडीएफ भेजी लिखने के लिए, अगर उसमें आपको समझ में नहीं आता है तो आप डायग्राम इसी से बना लेना, डायग्राम इससे बना लेना, बाकी लिख नहीं लेना उससे, क्योंकि उसमें डायग्राम थोड़ा है तो वो थोड़ा आपको जैसे नए आए समझ में, तो डायग्राम इसका बना लेना। हम सिंपल विधि से डायग्राम बनाएंगे और बाकी लिख लेना उससे। ठीक, तो एक्स एक्स और एक्स वाई द्वारा गुणसूत्रों का निर्धारण। अब देखो एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र किन किन में पाए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल है और उदाहरण जिसको बोलते हैं मनुष्यों में और ड्रोसोफिला मक्खी। ठीक, एक मक्खी होती है जिसे ड्रोसोफिला बोलते हैं, उसमें भी सेम प्रकार के गुणसूत्र होते हैं और मनुष्यों में भी सेम प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। तो अगर आ जाए पेपर में कि ड्रोसोफिला में लिंग का निर्धारण कैसे होता है तो भी आप यही चित्र बनाएंगे, और मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है तो भी आप यही चित्र बनाएंगे। ठीक, तो जो दोनों में एक्स एक्स और एक्स वाई, ये हो गया नर, ये हो गया मादा। ठीक, अब जब नर मादा होते हैं तो इनके जो गुणसूत्र होते हैं, सबसे पहले इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन होने पर युग्मक बनेंगे। ठीक, एक्स 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 वाई युग्मक बन गए, इसको बोलेंगे युग्मक। ये क्या है, जनक है। ठीक, अब ये वाला इससे फ्यूज करेगा, बनेगा एक्स एक्स, ये वाला इससे फ्यूज बनेगा एक्स वाई, अब ये वाला इससे फ्यूज करेगा बनेगा एक्स एक्स, ये वाला इससे फ्यूज करेगा बनेगा एक्स वाई। ठीक, तो इस प्रकार जो उनकी संतानें होगी, देखो ये होगी मादा, ये होगी नर, ये मादा, ये नर। मतलब क्या है, दो नर और दो मादा बने, मतलब 50% नर बनेंगे और 50% मादा बनेंगे। ठीक, तो अगर आ जाए मनुष्यों में और ड्रोसोफिला में लिंग का निर्धारण कैसे होता है तो आप डायग्राम ऐसा बना देना। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है एक्स एक्स और एक्स जीरो। दूसरा नंबर है एक्स एक्स और एक्स जीरो, एक्स ओ भी बोलते हैं इसे। एक्स ओ गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। एक्स ओ का मतलब होता है जीरो। बहुत से जीव ऐसे हैं जिनमें जो मादा का गुणसूत्र होता है वो समान होता है, लेकिन नर में अकेला ही गुणसूत्र होता है, एक्स अकेला। ठीक, वाई नहीं होता है, एक्स अकेला ही होता है, इसलिए एक्स के बाद हम जीरो लगाते हैं, तो उसमें एक्स जीरो गुणसूत्र होता है। काय में, नर में। मादा में तो एक्स होता है, बाकी नर में एक्स जीरो ही गुणसूत्र होता है। तो ऐसा किन जीवों में होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। टिड्डी, खटमल, कृमियों जिसे वर्म बोलते हैं। ठीक, जो टिड्डी, खटमल और कृमि होते हैं, जैसे फीता कृमि हो गया, ठीक,
तो टिड्डियाँ होती हैं, खटमल होते हैं, विभिन्न प्रकार के कृमि होते हैं, उनमें गुणसूत्र की इस प्रकार से स्थिति पाई जाती। मतलब जो मादा होते मादा में तो एक्सेस होते हैं, लेकिन नर में सिर्फ एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए उसे X0 से प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है, जिससे मान के चलो X ये हो गई मादा, X0 ये हो गया नर, युग्मक बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसको बोलते हैं जनक, बनेगा युग्मक, युग्मक बने तो X इसमें आ जाएगा X, इसमें आ जाएगा 0, मतलब कुछ भी नहीं, खाली। ठीक, ये वाला इससे फ्यूज करेगा, XX बनेंगे, फिर ये वाला इससे फ्यूज करेगा, X0 बनेंगे, ये वाला इससे फ्यूज करेगा, XX बनेंगे, फिर ये इससे फ्यूज करेगा, X0 बनेंगे। मतलब क्या हो गई, ये हो गई मादा, ये नर, क्योंकि अगर 0 को हटा देंगे तो X ही बचेगा, एक ही गुणसूत्र। नर में क्या होता है, एक ही होता है, मादा नर। तो इसमें भी 50% नर बनेंगे और 50% मादा बनेंगे। ठीक, किन में होता है ये, टिड्डियों में होता है, खटमल एक कीड़ा होता है उसमें होता है, और कृमि होते हैं, कृमियों में यही कंडीशन होती है। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी दूसरी हेडिंग। अब तीसरी हेडिंग की बात करेंगे। ये डायग्राम आप इसी से बना लेना, सिंपल डायग्राम है। ZW और ZZ, ZW ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। ठीक, इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे, कीटों कोमा मछलियों। जो कीट होते हैं उनमें ZZ और ZW गुणसूत्र पाए जाते हैं। कीट हो गई, मछलियाँ हो गई, और कुछ सरीसृप भी होते हैं। सरीसृप में जितने जीव आते हैं सब में क्या पाया जाता है, ZW और ZZ गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे कुछ कीट हो गए, मतलब सभी कीट हो गए, मछलियाँ हो गई सभी, और सभी सरीसृप, सरीसृप वर्ग में जितने जीव आते हैं सब में क्या ZW और ZZ गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, तो जो मादा का गुणसूत्र होता है ZW, नर का होता है ZZ। ठीक, इसमें नर का समान है और मादा का क्या है, ZW। युग्मक बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन होगा, ZW ZZ, ये वाला इससे फ्यूज करेगा ZZ, ये वाला इससे फ्यूज करेगा ZZ, ये वाला इससे फ्यूज करेगा ZW, ये वाला इससे फ्यूज करेगा तो ZW। मतलब देखो, ये नर हो गया, ये नर हो गया, ये मादा हो गई, ये मादा हो गया। तो इसमें भी क्या है, 50% नर और 50% मादा मिलते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि जो मछलियाँ होती हैं, कीट होते हैं और सरीसृप होते हैं, उनमें गुणसूत्र ZW और ZZ होते हैं। इनमें 50% नर और 50% मादा प्राप्त होते हैं। अभी इसमें लिखना पड़ेगा, हम लिख के नहीं बता, लिखना आप वो PDF में है, उससे लिख लेना। ऐसे ही लिखना है जैसा बताया गया है, 50% नर 50% मादा प्राप्त होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे। Z0 और ZZ, Z0 और ZZ। ठीक, Z0, अब इसमें क्या है, Z0 जो है और ZZ, ये हो गया मादा, ये हो गया नर। इसमें क्या होता है, मादा में एक ही गुणसूत्र होता है अकेला, मतलब विषम युग्मजी होता है, बाकी ये होता है समयुग्मजी। ठीक, तो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि Z0 और ZZ किन किन में पाया जाता है। जैसे तिलचट्टा, मॉस,
मॉस क्या होता है? एक कीड़ा होता है, आपने दीवारों पर देखा होगा, ऐसे एक पतली वो रहती है और इसमें ऐसे पंख लगी रहती हैं, ऐसे पंख लगे रहते हैं, दीवारों में चिपका रहता है। ठीक, अरे यार इसमें तितलियां हैं, तितलियां और मांस। तितलियां तो आप जानते हो, मांस एक प्रकार का ऐसा कीड़ा होता है, दीवारों में चिपका रहता है, पतला होता है और पंखों से पूरा ढका रहता है, ऐसे बड़े बड़े 2 पंख होते हैं। आप इसको कितना भी भगाओ लेकिन ये भगेगा नहीं, जब उसका मन होगा तभी भगेगा, चाहे इसको मार डालो तुम। ठीक, तो ये भगता नहीं है। दीवारों में आपने देखा होगा हरे कलर का ऐसा चिपका रहता है, पतला सा होता है, बिल्कुल सिंगल। ठीक, तो इस पर जैसे तितलियां हो गई और मांस हो गई, ये इंसेक्ट कहलाते हैं। ठीक, पतंगे कहलाते हैं। तो इनमें Z0 और ZZ गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें लिंग निर्धारण होता है। Z0 ZZ, ये वाला इससे फ्यूज करेगा ZZ, इससे ZZ, ये इससे Z0, फिर ये इससे Z0, मतलब ये हो गया नर नर, मादा मादा। ठीक, तो इसमें भी क्या हुए? 50% नर होंगे, 50% मादा होंगे। ठीक, 50% नर होंगे और 50% मादा होंगे। ठीक, अब एक जो टॉपिक है आपका, इसी के आगे नेक्स्ट डालेंगे आप हेडिंग, द्विगुणित आगुणित क्रिया विधि द्वारा लिंग निर्धारण। द्विगुणित आगुणित क्रिया विधि द्वारा लिंग का निर्धारण। द्विगुणित आगुणित क्रिया विधि द्वारा लिंग का निर्धारण। ठीक, तो द्विगुणित आगुणित क्रिया विधि द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। एग्जाम्पल में हम लिख देंगे चींटियां और मधुमक्खी। चींटियां और मधुमक्खियों में द्विगुणित आगुणित क्रिया विधि द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। अब द्विगुणित आगुणित क्रिया विधि होती क्या है? द्विगुणित का मतलब होता है डबल, 2n क्रोमोसोम, और आगुणित का मतलब होता है केवल सिंगल n क्रोमोसोम। ठीक, द्विगुणित का मतलब क्या होता है? संयुग्म मध्यमादा 2n। द्विगुणित का मतलब होता है 2n, आगुणित का मतलब होता है सिंगल n। ठीक, तो इनमें हम मधुमक्खियों का एग्जाम्पल लेंगे, चींटियों का भी होता है लेकिन हम मधुमक्खियों से पढ़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार समूह में मधुमक्खियां रहती हैं उसी प्रकार समूह में चींटियां रहती हैं। चींटियों के समूह को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं और मधुमक्खियों के समूह को भी हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। अब वो 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं और तीनों वर्ग में कौन कौन से द्विगुणित होते हैं और कौन कौन से आगुणित होते हैं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम मधुमक्खी लेते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते में या मधुमक्खियों के झुंड में 3 प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है। ठीक, कौन कौन? एक तो होता है रानी, होती है ना रानी, इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। कितनी? 2n होती है। ठीक, रानी के बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है वर्कर बीस, जिसको बोलते हैं श्रमिक, श्रमिक मधुमक्खी। रानी के बाद आता है वर्कर बीस, श्रमिक मधुमक्खी। ठीक, तो ये भी होता है द्विगुणित, मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?
2n होती है। ठीक, तीसरा आता है ड्रोन, इसे सेनापति भी बोलते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या होती अगुणित, मतलब n। मतलब अगर हम मधुमक्खियों के झुंड में देखें तो हमको 3 प्रकार की मधुमक्खियां देखने को मिलेगी। एक तो रानी होती है जो छत्ते में केवल एक होती है, और इसी रानी का काम होता है निषेचन करना। ये एक ही होती है, पूरे छत्ते में रानी होती है एक। इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n। दूसरा होता है श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी का कार्य कुछ नहीं होता, ये निषेचन में भाग नहीं लेती हैं या इनसे निषेचन नहीं होता। रानी मधुमक्खी निषेचित होती है, अंडे देती है, तभी श्रमिक और ड्रोन का जन्म होता है। मतलब रानी मधुमक्खी का काम होता है श्रमिकों को पैदा करना और ड्रोन को पैदा करना। ये श्रमिक मधुमक्खी और ड्रोन मधुमक्खी नहीं पैदा करती है, रानी मधुमक्खी पैदा करती है, और इनमें जीन्स डिसाइड करते हैं कि वो मधुमक्खी श्रमिक होगी कि ड्रोन होगी कि रानी होगी। ठीक, तो जो श्रमिक मधुमक्खी होती है ये निषेचन में भाग नहीं लेती है। इनका कार्य सिर्फ इतना होता है, वर्कर्स, श्रमदार मजदूर कहते हैं, जैसे श्रमिक मजदूर कहते हैं वैसे काम होता है। जैसे पराग जो शहद होती है उसको फूलों से लाना और छत्ते की मरम्मत का कार्य करना, छत्ते को बनाना ही श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य होता है। रानी का कार्य होता है छत्ते में आराम से ऐश के साथ रहना, और बनाने का काम होता है श्रमिक मधुमक्खियों का। और मरकंद मतलब जो शहद होती है उसको लाने का कार्य होता है श्रमिक मधुमक्खियों का। अब ड्रोन का कार्य क्या होता है? ड्रोन का कार्य होता है रानी के साथ निषेचन करना, मतलब रानी के साथ ड्रोन ही संभोग करता है, निषेचन करता है। तो जो ड्रोन होता है वो रानी के साथ क्या करता है? निषेचन करता है। ड्रोन एक नहीं होता, ड्रोन तो बहुत सारे होते हैं। रानी होती है एक, ड्रोन होते हैं बहुत सारे। ठीक, तो एक तो ड्रोन का कार्य क्या होगा? रानी के साथ निषेचन करना, मतलब संभोग करना। और दूसरा कार्य होता है छत्ते की रक्षा करना। यदि कोई छत्ते को छू दे या आसपास आ जाए तो ड्रोन ही काटते हैं, श्रमिक नहीं काटते, ड्रोन काटते हैं। जो सेनापति कहे जाते हैं, रक्षक कहे जाते हैं छत्ते के, वही काटते हैं। ठीक, तो ड्रोन का ओनली कार्य होता है रानी मधुमक्खी के साथ सेक्स करना और छत्ते की रक्षा करना। ठीक, तो ये डिफाइन हो गया है आपका कि मधुमक्खियाँ किस प्रकार रहती हैं। अब निषेचन कौन करता है? ड्रोन मधुमक्खियाँ और रानी के बीच निषेचन होता है। तो हम इस साइड बना देंगे रानी और इस साइड बना देंगे हम ड्रोन। ठीक, रानी क्या होती है? द्विगुणित होती है, मतलब 2n होती ना द्विगुणित। और ड्रोन क्या होता है? अगुणित होता है, मतलब n। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। दोनों में नहीं, रानी के अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें 2n जो द्विगुणित है इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक, तो कोशिकाओं की संख्या आधी रह जाती है। तो नेक्स्ट जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कोशिकाओं की संख्या आधी हो जाएगी, तो हो जाएगा n। ठीक, और इसमें ड्रोन में होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो कोशिका होती है उसमें कोई विभाजन नहीं होता, सेम टू सेम कोशिका आती है। अब आप कहोगे पिछले वीडियो में तो आपने बीच में अर्धसूत्री विभाजन कहा तो 2 युग्मक बने, तो उनमें क्या होता है? इन दोनों के बीच अर्धसूत्री विभाजन होता था, इसलिए युग्मक बनते अलग अलग, मतलब जीन्स अलग अलग हो जाते। अब इसमें क्या है? रानी मधुमक्खी के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इसमें ड्रोन के अंदर जो कोशिकाएं उनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, दोनों के मध्य नहीं हुआ है। ठीक, तो इसके बाद जी बना क्या? मादा युग्मक। ये बना नर युग्मक। ठीक, ये बना मादा युग्मक। अब ये वाला जो
ये वाला जो नर युग्मक है इस मादा युग्मक के साथ फ्यूज करेगा, जो मादा युग्मक है इस वाले नर युग्मक के साथ फ्यूज होगा और बनेगा क्या, जब ये एन है ये एन है तो बनेगा क्या 2n बनेगा। मतलब ये कौन सी प्रावस्था है 2n द्विगुणित, ठीक, कौन सी है द्विगुणित। अब देखो 2n है तो 2n किसमें, एक तो श्रमिक मधुमक्खी में द्विगुणित होते 2n होते, एक रानी मधुमक्खी में 2n द्विगुणित होते, तो इससे या तो श्रमिक बनेगा या तो श्रमिक मधुमक्खी बनेगी या फिर रानी मधुमक्खी बनेगी। ये जो 2n है इससे या तो श्रमिक मधुमक्खी बनेगी या रानी मक्खी बनेगी, ठीक। अब जब श्रमिक और रानी तो बन गई, ठीक। अब ड्रोन का निर्माण कैसे होता है, ड्रोन कैसे बनता है, ठीक। जब इन दोनों में इस एन में निषेचन हुआ तो उसके फलस्वरूप 2n बनी, मतलब द्विगुणित गुणसूत्र हुए, तो या तो श्रमिक मधुमक्खी बनेगी या रानी मधुमक्खी बनेगी, क्योंकि श्रमिक मधुमक्खी भी 2n होती द्विगुणित होती, रानी मधुमक्खी भी 2n द्विगुणित होती है। तो अब ड्रोन का निर्माण कैसे होता है, देखो ड्रोन का निर्माण बिना निषेचन के, ड्रोन जो होता है जैसे जो रानी मधुमक्खी जो मादा युग्मक होता है इसी से बनता है बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के ये अगुणित n सीधे आ जाता है n बिना निषेचन के। इससे क्या बनता है, इससे ड्रोन का निर्माण होता है, ये ड्रोन, मतलब बिना निषेचन के सीधे ही ड्रोन का निर्माण बन जाता है रानी से। तो ड्रोन के निर्माण के लिए नर युग्मक की जरूरत नहीं पड़ती, ड्रोन का निर्माण रानी ही सीधी बिना निषेचन से कर देती है, ठीक। इतना समझ में आ गया, मतलब ड्रोन का निर्माण बिना निषेचन के सीधे रानी से हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से किसी मधुमक्खी के झुंड में इस प्रकार से बंटवारा होता है, इस प्रकार से निषेचन होता है। तो इसी को हम कहते हैं द्विगुणित आगुणित, मतलब 2n और सिंगल n क्रिया विधि द्वारा लिंग का निर्धारण। ये इस प्रकार का लिंग का निर्धारण होता है चींटियों में और मधुमक्खियों में, ठीक। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से बता देना, हम फिर से बता देंगे, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल टॉपिक है, सिंपल चीज़ें ही आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो लिखने का जो भी मैटर है हम आपको भेज देंगे, चित्र से बना लेना, ठीक, क्योंकि सिंपल विधि बताई है हमने, तो ऐसे ही चित्र बना देना। बाकी जो आगे की कुछ टॉपिक हैं वो हम आगे की वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हम बताएंगे, ठीक। तो इतना याद रखना, जो ड्रोन होता है, ड्रोन का निर्माण बिना निषेचन के, नर युग्मक भाग नहीं लेता इसके निषेचन में, सीधे रानी मधुमक्खी ड्रोन का निर्माण करती है, ठीक। किसके द्वारा, अगुणित युग्मक, मादा युग्मक के द्वारा सीधे ही ड्रोन का निर्माण हो जाता है, ठीक। ड्रोन की संख्या ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो श्रमिक मधुमक्खी से थोड़ा कम ही होती है, और रानी तो जानते हो यह अकेली होती है, ठीक। धन्यवाद।